नमस्कार, मैं हूं वरदाराम और आप देख रहे हैं मिशन आरबीएससी। दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस का अंतिम फाइनल टच और फाइनल टच में हम वो प्रश्न देखने वाले हैं जो कल के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने पहले बताया था, 50 प्रश्नों की हमारी सीरीज का जो पिछला भाग बच गया था वो भाग में लेकर के आया हूं और ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने पहली वाली क्लास में किए थे। आइए शुरुआत करते हैं, देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से वो शानदार प्रश्न हैं। देख लीजिए आपके सामने पहला ही प्रश्न, कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि यूरोपीय संघ को एक शक्तिशाली संगठन बनाने वाले कोई 3 कारण लिखिए। अब 3 पॉइंट आपको लिखने हैं, 3 कारण पूछे तो 3 लिखिए और ध्यान देना है, पॉइंट वाइज आंसर लिखना है। जैसे फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा है, देखो अच्छी बात है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये कंटेंट अवेलेबल है, तो जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं आप लोग अपना कंटेंट पढ़ लेना। मैं बताता हूँ पॉइंट कैसे लिखना है। भाई आप इस प्रश्न को बड़ा भी कर सकते हो, मैं केवल पॉइंट पूछे ना डायरेक्ट पॉइंट लिख रहा हूं ताकि कम से कम समय में हमारे ज्यादा से ज्यादा कंटेंट हो जाए। आप लिखोगे यूरोपीय संघ को एक शक्तिशाली संगठन बनाने के लिए ये 3 महत्वपूर्ण चीजें, इस तरीके से लिख करके फिर आप पॉइंट लिखें। पहला पॉइंट क्या है, इनकी अपनी एक साझा मुद्रा यूरो है, इनकी कॉमन करेंसी है। हमने पहले भी कई सारे क्लासों में बात करी है कि जो हमने टॉपिक पढ़ा था तब भी कि भाई ये जो यूरोपियन यूनियन है, साझा मार्केट है इसका, साझा झंडा है इसका, साझा करेंसी है इसकी, साझा संसद है इसकी। मतलब ये लोग इस तरीके से काम करते हैं, तो एक सबसे बड़ी ताकत तो इनकी ये हो गई। दूसरा क्या पॉइंट क्या है इनके पास, विश्व व्यापार में इनकी हिस्सेदारी बहुत बड़ी है और जो व्यापार के दृष्टिकोण से जितना मजबूत होता है वो राष्ट्र हमेशा शक्तिशाली होता है। और भाई यूरो तो बहुत सारे राष्ट्रों का एक संगठन है, यूरोपियन तो यूनियन तो। और तीसरी बात क्या है इनकी, इनके पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है, फ्रांस के पास वीटो का पावर भी है। तो ये जब इतनी सारी चीजें मिल जाती है तो भाई इनका शक्तिशाली बनना बहुत ही बिल्कुल एकदम शानदार हो जाता है। बाकी 3 पॉइंट्स हमने इंग्लिश के लिए लिखे, आप लोग यहां से देख सकते हैं। चलिए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूरोपियन यूनियन पे एक प्रश्न आएगा ही आएगा, ध्यान देना, यूरोपियन यूनियन पे प्रश्न आना ही आना है। तो यहाँ पे आप थोड़ा बहुत घुमा फिरा के इधर उधर करके सेट कर सकते हो अगर दूसरा प्रश्न आता है तो। अगला प्रश्न देखो, नियोजित विकास यानी प्लान्ड डेवलपमेंट में बॉम्बे प्लान का क्या महत्व है। बॉम्बे प्लान पर कई बार प्रश्न पूछा गया है पिछली परीक्षाओं में, बार बार घुमा फिरा के। और मैंने पहले ही बताया कि जो प्रश्न मैंने तैयार किए हैं ये पिछले वर्षों का एनालिसिस, पेपर्स का एनालिसिस करके और कंप्लीटली हमने इसको ध्यान में रख करके चीज़ों को तैयार किया है। तो बॉम्बे प्लान पर छोटा प्रश्न भी बनता है और बड़ा प्रश्न भी आता है। तो ध्यान देना, आपको याद है कि भाई 1944 में भारत के प्रमुख उद्योगपतियों ने एक संयुक्त प्रस्ताव रखा था जिसमें व्यवस्था को चलाने के लिए सरकार द्वारा नियोजन करने की मांग की गई थी। इसे ही हम प्लान डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ने के तौर पर देखते हैं। तो बॉम्बे में 1944 में कुछ उद्योगपतियों ने मिलकर के ये प्लान जो है वो बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत के पहले 3 आम चुनावों में कांग्रेस के प्रभुत्व के 2 कारण बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शुरुआती जो पहला, दूसरा और तीसरा चुनाव हुआ था 1967 में, जाके फिर ये रुझान बदलना शुरू होते हैं। तो शुरुआती 3 जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस को बढ़त तो कह सकते हैं, मतलब प्रभुत्व था वो कांग्रेस पार्टी का। तो क्या कारण था, तो पहला पॉइंट तो लिखना है कि राष्ट्रीय आंदोलन यानी आजादी की लड़ाई की विरासत, क्योंकि उस समय एक ही पार्टी थी और लोगों ने सोचा भाई इसी पार्टी ने हमें स्वतंत्रता दिलाई है। दूसरा था पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसा चमत्कारी और सर्वमान्य नेतृत्व। तो ये 2 पॉइंट आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट तीसरा प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है हमारा कि सांस्कृतिक समरूपता, कल्चरल होमोजेनाइजेशन से आप क्या समझते हैं। ध्यान देना, ये कीवर्ड अच्छी तरह से याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है भाई। प्रश्न लिखना है कि वैश्वीकरण के कारण पूरी दुनिया की संस्कृतियों का एक जैसा हो जाना, मुख्य रूप से पश्चिमी और अमेरिकी संस्कृति का हावी हो जाना सांस्कृतिक समरूपता कहलाता है। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए हमने आंसर लिखा हुआ है, आप लोग आराम से यहाँ से पढ़ सकते हैं और अपना कंटेंट रेडी कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 20वां, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के मुख्य कारण क्या थे। तो इंडिया और पाकिस्तान के कई सारे युद्ध हुए हैं। 1948 का युद्ध, 1965 का युद्ध, 1971 का युद्ध, 1999 का कारगिल युद्ध। तो अलग अलग युद्धों के अलग अलग कारण है, उसमें से हमें लिखना है 1971 के युद्ध का कारण।
तो पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा पूर्वी पाकिस्तान पर अत्याचार, पूर्वी पाकिस्तान से लाखों शरणार्थियों का भारत आना और पाकिस्तान द्वारा भारतीय हवाई ठिकानों पर अचानक हमला करना, ये महत्वपूर्ण चीजें पॉइंट जो है वो चीजें जो है वो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, असम आंदोलन क्यों शुरू हुआ था? 2 नंबर का प्रश्न है। तो आपको याद करना है कि भाई यह आंदोलन 1979 में आसू का मतलब होता है ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन द्वारा असम में अवैध रूप से रह रहे विदेशियों, मुख्यतः बांग्लादेशियों को बाहर निकालने के लिए शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 22वां, पंचशील समझौते के 2 सिद्धांत लिखिए। तो आप जो भारत और चाइना के बीच में 1954 में हुआ था पंचशील समझौता, इसके इसमें 5 प्रमुख सिद्धांत थे, 2 लिखने हैं। एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। तो इस प्रकार के 5 पॉइंट थे, लेकिन भाई 1954 में ये समझौता और 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया, तो ये फिर समझौते का कोई महत्व ही नहीं रह गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा कि गठबंधन की राजनीति से आप क्या समझते हैं? इसको थोड़ा सा विस्तार से भी पूछा जा सकता है और बिल्कुल बड़े प्रश्नों में ये बनेगा। 4 नंबर का प्रश्न आपका यहां से बन सकता है। आपको लिखना है कि जब किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो कई पार्टियां मिलकर के सरकार बनाती है, जिसे गठबंधन की राजनीति कहते हैं। जैसे एनडीए और यूपीए है ना, जैसे इन मिलकर के जो है वो इन्होंने ये इस प्रकार के संगठन बनाए हुए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24वां प्रश्न है कि सोवियत प्रणाली की 2 कमियां लिखिए। आपको लिखना है यह प्रणाली बहुत अधिक नौकरशाही और सत्तावादी तानाशाही हो गई थी और कम्युनिस्ट पार्टी जनता के प्रति अब जवाबदेह नहीं रह गई थी। तो ये है इसकी 2 कमियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अगला प्रश्न है कि 1989 के चुनावों के बाद भारतीय राजनीति में आए 2 प्रमुख बदलाव लिखिए। ये इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के प्रश्न बड़े प्रश्न बनते हैं, 4-4 नंबर के 3-3 नंबर के प्रश्न आपके बनते हैं। तो आपको लिखना है कि 1989 के बाद में कांग्रेस के प्रभुत्व का अंत हुआ और केंद्र में गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हुआ, क्योंकि अभी दूसरी कोई इतनी मजबूत पार्टी थी नहीं कि अकेले अपने दम पर सरकार बना ले। तो छोटी छोटी पार्टियों ने सबने मिलकर के फिर सरकार बनाना शुरू किया, तो ये एक गठबंधन का दौर शुरू हुआ और एक जो मजबूत पार्टी थी वो अब धीरे धीरे कमजोर होती चली गई। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा 26वां कि नेपाल में लोकतंत्र की बहाली कैसे हुई। ये 3 नंबर में बड़ा प्रश्न आपको लिखना पड़ सकता है। तो आप लिखेंगे कि 2006 में राजा ज्ञानेंद्र की तानाशाही के खिलाफ 7 पार्टी अलायंस और माओवादियों ने एक विशाल जन आंदोलन किया। दबाव में आकर के 2008 में राजतंत्र समाप्त कर दिया गया और नेपाल लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 27वां, राज्य पुनर्गठन आयोग की मुख्य सिफारिश क्या थी? आपको याद है कि जो है 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग डॉक्टर फजल अली की अध्यक्षता में गठित किया गया था। तो 1953 में बने इस आयोग ने सिफारिशें की थी कि भारत में राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहां बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए, यानी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की सिफारिश जो है वो 1953 में गठित इस राज्य पुनर्गठन आयोग ने की थी और 1956 में फिर राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, WTO क्या है और इसके कार्य क्या हैं? तो विश्व व्यापार संगठन यानी WTO एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो देशों के बीच होने वाले वैश्विक व्यापार के नियम तय करती है और मुक्त व्यापार को बढ़ावा देती है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 29वां, द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या था? तो देखो कि मुस्लिम लीग के द्वारा दिया गया यह सिद्धांत, कई बार यह प्रश्न आता है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया किसने था? तो मुस्लिम लीग ने दिया था कि भारत किसी एक कौम का नहीं है बल्कि हिंदू और मुसलमान 2 कौमों का देश है, इसलिए मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान बनना चाहिए। यह था द्विराष्ट्र सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों का अर्थ क्या है? तो साझी संपदा जो है ना उसकी बात कर रहे हैं।
पर्यावरण बचाने की जिम्मेदारी सभी देशों की है, लेकिन विकसित देशों ने पर्यावरण को ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, इसीलिए उनकी जिम्मेदारी विकासशील देशों की तुलना में अलग और ज्यादा होनी चाहिए। तो ये है साझी जिम्मेदारी, लेकिन फिर भी अलग अलग जिम्मेदारी। क्यों अलग अलग जिम्मेदारी? क्योंकि जो विकसित देश है उन्होंने ज्यादा नुकसान पहुंचाया पर्यावरण को, तो अब उनकी जिम्मेदारी भी ज्यादा बन जाती है। तो साझी, लेकिन उनकी ज्यादा। तो ये इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये कई बच्चों को समझ में नहीं आता है प्रश्न कि आखिर प्रश्न क्या है। तो आप इसे समझिए कि जिम्मेदारी है तो साझी, साझी मतलब सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन फिर भी अलग अलग जिम्मेदारी है कि जिसने ज्यादा नुकसान पहुंचाया, जो विकसित राष्ट्र है, उनकी ज्यादा जिम्मेदारी, और जिन्होंने अभी कम नुकसान पहुंचाया थोड़ी उनकी जिम्मेदारी को हम कम कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखो अगला, भारत में हरित क्रांति के 2 सकारात्मक परिणाम लिखिए। भाई एक तो भारत में गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि हुई, इसलिए भारत आत्मनिर्भर हो गया, और दूसरा किसानों की आय बढ़ी और कृषि का आधुनिकीकरण हो गया। नेक्स्ट है, मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है? तो आपको याद रखना है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑपरेशन फ्लड चला करके गुजरात में अमूल सहकारी डेयरी को सफल बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है? भाई इसको इंपॉर्टेंट है और अंडरलाइन कर लेना, और अभी इसको है ना याद कर लेना। एक्चुअली हुआ क्या था कि इस दशक में भारत में गरीबी, अकाल, 2 युद्ध, 1962 का चीन के साथ, 1965 का पाकिस्तान के साथ, और 2 महान प्रधानमंत्रियों पंडित नेहरू जी और शास्त्री जी की मृत्यु हो गई थी। तो ये इतना बड़ा जो है वो एक प्रकार से देश को सामना करना पड़ा था इतनी सारी चीज़ों का, तो इसीलिए हम इसे खतरनाक दशक के नाम से जानते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 42वां संविधान संशोधन क्यों विवादास्पद माना जाता है? या 42वें संविधान संशोधन से लेकर के कोई दूसरा प्रश्न भी बन सकता है। इसे याद रखें कि इसे आपातकाल के दौरान बिना किसी बहस के पास किया गया था। इसके द्वारा प्रधानमंत्री को असीमित शक्तियां दे दी गई थी। और तीसरा लिखना है कि न्यायपालिका की शक्तियों को कम कर दिया गया था, इसीलिए 42वां संविधान संशोधन 1976 बहुत ही विवादास्पद बन गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न क्या है कि चीन की अर्थव्यवस्था के उत्थान में विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी सेज की भूमिका क्या है? तो ध्यान देना है कि सेज बनाने से चीन में विदेशी कंपनियों ने भारी निवेश किया, जिससे वहां व्यापार, रोजगार और निर्यात में बहुत तेजी से वृद्धि हुई थी। अगला क्वेश्चन है, दल बदल से आप क्या समझते हैं? जब कोई नेता किसी एक पार्टी से चुनाव जीत करके दूसरी पार्टी में चला जाता है तो वो दल बदल कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्रथम खाड़ी युद्ध को वीडियो गेम वॉर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस युद्ध में अमेरिका ने स्मार्ट बमों का इस्तेमाल किया था, और इस युद्ध का दुनिया भर में टीवी पर सीधा प्रसारण हुआ था, इसलिए इसे जो है वो प्रथम खाड़ी युद्ध को वीडियो गेम वॉर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, श्रीलंका में लिट्टे की प्रमुख मांग क्या थी? भाई इस प्रश्न को हम बार बार कर चुके हैं, ध्यान देना है कि लिट्टे की प्रमुख मांग श्रीलंका के अल्पसंख्यक तमिलों के लिए अलग और स्वतंत्र देश बनाने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्य कार्य क्या है? मानवाधिकारों के लिए काम करता है। यह एक स्वयंसेवी संगठन है, एनजीओ है, जो पूरी दुनिया में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए काम करता है और इसकी रिपोर्ट छापता है। नेक्स्ट है, निशस्त्रीकरण से आप क्या समझते हैं? विश्व शांति बनाए रखने के लिए खतरनाक हथियारों, विशेष करके परमाणु हथियारों को कम करना या उन्हें पूरी तरह से नष्ट करना निशस्त्रीकरण कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या थी? भाई इसमें अकाली दल द्वारा पारित इस प्रस्ताव में पंजाब के लिए अधिक स्वायत्तता की मांग की गई थी और केंद्र राज्य संबंधों को फिर से परिभाषित करने की मांग की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, वैश्वीकरण के विरोध में बने मंच WSF वर्ल्ड सोशल फोरम में कौन लोग शामिल है? ये वर्ल्ड सोशल फोरम का प्रश्न जरूर पूछा जाता है, चाहे छोटा प्रश्न आवे या बड़ा प्रश्न आवे। इसमें मानवाधिकार कार्यकर्ता, पर्यावरणवादी, मजदूर, युवा और महिला कार्यकर्ता शामिल हैं, जो नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाह आयोग का गठन क्यों किया था? भाई 1977 में शाह आयोग का गठन किया था। 1975 के जो इमरजेंसी लगी थी उसकी जांच के लिए, उसमें सत्ता के दुरुपयोग की जांच के लिए, हुई ज्यादतियों की जांच के लिए। तो सीधा लिखना है 1977 में जनता पार्टी के सरकार द्वारा इसका गठन आपातकाल के दौरान हुई ज्यादतियों और सत्ता के दुरुपयोग की जांच के लिए किया गया था। नेक्स्ट है, बॉम्बे प्लान और योजना आयोग का संबंध क्या है? भाई बॉम्बे प्लान 1944 में बॉम्बे में कुछ उद्योगपतियों ने देश के नियोजित अर्थव्यवस्था की मांग की थी। इसी आधार पर आजादी के बाद 1950 में पंचवर्षीय योजना बनाने के लिए सरकार ने योजना आयोग का गठन किया था।
नेक्स्ट है भारतीय राजनीति में आया राम गया राम मुहावरा क्यों प्रसिद्ध हुआ। आपको लिखना है 1967 के चुनावों के बाद विधायकों द्वारा बहुत तेजी से दल बदल करने की प्रवृत्ति को दर्शाने के लिए यह मुहावरा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है बाबरी मस्जिद विध्वंस का भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव है। देश भर में भयंकर सांप्रदायिक दंगे हुए, धर्मनिरपेक्षता पर बहस छिड़ गई और भाजपा का राजनीतिक प्रभाव तेजी से बढ़ा। नेक्स्ट है 1974 के बिहार आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे। पहले तो बढ़ती हुई महंगाई, खाद्यान्न का संकट, बढ़ती बेरोजगारी, उच्च स्तर पर फैला भ्रष्टाचार छात्रों के इस आंदोलन के मुख्य कारण थे। नेक्स्ट प्रश्न है सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत को अपनी विदेश नीति में क्या बदलाव करने पड़े। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से देखना भाई। भारत ने अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ अपने आर्थिक और रणनीतिक संबंध सुधारे, उदारीकरण को अपनाया, इजरायल और आसियान देशों के साथ संबंध को मजबूत किया। और नेक्स्ट प्रश्न है गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया और क्यों दिया था। यह नारा समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने दिया था ताकि सभी विपक्षी दल एकजुट होकर कांग्रेस को सत्ता से हटा सके। और नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है कि भारत के पहले चुनाव आयोग को 1952 के चुनाव कराने में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। तो आपको लिखना है कि देश का आकार बहुत बड़ा था, मतदाता सूची बनाना बहुत मुश्किल था क्योंकि महिलाओं के नाम सही दर्ज नहीं थे और 85% से ज्यादा आबादी अनपढ़ थी। चुनाव अधिकारियों को ट्रेनिंग देना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो इस तरीके से हमने 50 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। मैं आशा करता हूं ये प्रश्न बिल्कुल आपकी परीक्षा में छपेंगे और आप अच्छी तरह से इन्हें याद करेंगे और आप वीडियो को हाइप करेंगे जिनके पास हाइप का ऑप्शन अवेलेबल है। और जिनके पास हाइप का ऑप्शन, क्योंकि ये सप्ताह में सिर्फ 3 बार मिलता है, 3 वीडियोस पे आप कर सकते हो, तो लाइक जरूर कर देना दोस्तों। इसी तरीके से जब आपका एग्जाम कल कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन करा दूंगा पेपर का और उसके बाद हम हिस्ट्री की तैयारी शुरू करेंगे और फिर हम हिंदी साहित्य की तैयारी शुरू करेंगे। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि अगर आपको 12th के बाद क्या करना है, अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप चिंता मत करिए। मैं बिल्कुल एक बहुत ही शानदार स्ट्रेटेजी वीडियो आपके लिए लाने वाला हूं कि 12th के बाद अब आपको क्या करना चाहिए, मतलब आपको पूरी गाइड जो है वो मिलने वाली है। तो क्लास को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलते हैं, अगली बार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।